हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे रोटेशनल मोशन के 9वें वीडियो लेक्चर में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, इसी के रिगार्डिंग आज का लेक्चर घूमेगा। ये एक बालक है और ये ट्रक का चक्का है। आप देखते होंगे कि कहीं पे अगर ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है तो उस समय उसको जब अलग करना होता है तो इस तरीके का एक रॉड होता है। यहाँ पे आदमी जो है फोर्स लगाता है, चढ़ के उसको खोलता है, इस नट को सबको खोलता है ताकि उसको अलग कर सके, है ना। तो इसमें यह दिखाया गया है कि बच्चा भी फोर्स जो है अपने हिसाब से सही जगह पे लगा रहा है जिससे वो टायर के नट को क्या कर सके, खोल सके। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। और आज के पहले का अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं पूरा तो जरूर देखें, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, टॉर्क। देखिए तो क्या है, जो टॉर्क का हम बात करते हैं ना, ये टॉर्क जो है इसका बहुत सारा नाम है। पहले तो ये जानिए, टॉर्क या इसको हम लोग और क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। और अगर डिफिनीशन कोई पूछेगा टॉर्क का, तो टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कारण बॉडी चलता है और टॉर्क के कारण बॉडी घूमता है। यानी फोर्स जब आपके दिमाग में है, जब आपके जेहन में फोर्स शब्द आए तो आप चलने का कॉन्सेप्ट सोचिए कि बॉडी मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जब टॉर्क आए तो आपको रोटेशनल मोशन सोचना है। बस एक लाइन में यही समझिए, फोर्स बॉडी को चलाता है, टॉर्क बॉडी को घुमाता है। दैट्स वाई टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे ज्यादा यूज होगा आपका। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे एक प्रैक्टिकल सा फोटो बनाया गया। रिंच होता है, रिंच होता है ना, किसी भी चीज में नट होता है, उसमें डाल के उसको खोलते हैं हम लोग रिंच से। तो देखिए ये एक नट है और ये रिंच है। अब क्या किया गया, हम रिंच जब भी हमको किसी चीज को खोलना होता है तो यहाँ पे हम लोग उसको डालते हैं और यहाँ पे पकड़ के खींचते हैं। देखते होंगे आप, यहाँ पे पकड़ के रिंच नहीं खोलते, नहीं खुलेगा। आप यहाँ से खोलिएगा तो ज्यादा इजीली खुलेगा। तो इसके पीछे का क्या फिजिक्स है, क्या इसके पीछे का मैकेनिक्स है, वो हम देखेंगे। तो देखिए ये आपका नट है और ये रिंच है और इधर फोर्स लग रहा है ताकि उससे क्या होगा, वो खुलेगा। ठीक है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे लाके देखें टॉर्क को, तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड ले लिए हैं आप, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसको हिंज कर दिया गया। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट इसको क्या किया गया, हिंज कर दिया गया और इस पे ऐसे फोर्स लगाया गया। ध्यान दीजिएगा कैसे फोर्स लगाए, हम इस तरीके से फोर्स लगाए। तो अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो क्या बॉडी घूमेगा, खुद ही सोचिए। इस पेन को यहाँ से फिक्स कर देंगे और ऐसे फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा, इस केस में आप कहिएगा क्या, कि बॉडी विल नॉट रोटेट, बॉडी विल नॉट रोटेट। हमको रोटेशनल मोशन पढ़ना, इसलिए सारा चर्चा हम उसी पे करेंगे। बॉडी रोटेट नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप, यही चीज है, अभी भी यहीं पे आप हिंज करेंगे, अभी भी आप हिंज यहीं पे करेंगे। लेकिन अब जो फोर्स लगाने का तरीका है ना, वो हम थोड़ा बदल देते हैं। मान लीजिए कि ये जो इस बॉडी पे जो अब हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स हम इस तरीके से लगाए ऐसे। अब आप खुद सोचिए कि ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बस यही सोचना है आपको। फोर्स यहां भी लगा रहे हैं, फोर्स यहां भी लगा रहे हैं, है ना। यानी फोर्स के लगाने का जगह वही है, ठीक है, सिर्फ फोर्स के लगाने का तरीका बदला है। यहाँ पे हम लोग रॉड के लेंथ के लॉन्ग लगा रहे थे, यहाँ पे मान लीजिए कि रॉड के लेंथ से कुछ एंगल बना के लगा रहे हैं, थीटा एंगल बना के लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, इस केस में बॉडी विल रोटेट, यानी जो रॉड है, जो भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट विल क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये क्या करेगा आपका, रोटेट। खुद ही महसूस कर सकते हैं आप कि ऐसे, हाँ, ये अगर ये इधर से फिक्स कर दें और ऐसे अगर फोर्स लगाएं तो ये घूम सकता है इस एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट अगर ये हिंज किया हुआ है तो क्या हो सकता है, ये घूम सकता है। तो ऐसा घटना क्यों घटा, ऐसा घटना क्यों घटा, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो फोर्स लगाए हैं ना, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। इधर के तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर के तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, एफ कॉस थीटा और क्या हो गया, एफ साइन थीटा, है ना। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, अब देखिए इसके कारण तो बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, इसके कारण बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, ये तो इसके लॉन्ग ही लग रहा है। ये अगर कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, ये ऐसे फोर्स लगाए तो ये कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं ये घूम रहा है ऐसे, तो इसके कारण घूम रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, घुमाने के लिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ये जो फोर्स, पूरा फोर्स नहीं, फोर्स का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। फोर्स का यही कंपोनेंट जो है रोटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है।
तो सवाल है कि फोर्स तो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे पूरा फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं करा पा रहा है, किसी काम का नहीं, फोर्स रोटेशन के काम का नहीं है। यहाँ पे फोर्स लगाए तो फोर्स का केवल ये हिस्सा जो है रोटेशन में रोल निभा रहा है, ये नहीं निभा रहा है। तो आखिर क्या ऐसा चीज है जिसपे ये सारा चीज डिसाइड होगा? कहीं ना कहीं हमको जनरलाइज करके एक टर्म लाना होगा, एक इक्वेशन लाना होगा जो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सके, और सारा चीज फोर्स के आसपास ही घूमेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप टॉर्क का बात करते हैं ना, तो टॉर्क लगाने के लिए फोर्स से रिलेटेड क्या क्या चीज ध्यान रखना है, सारा खेल फोर्स का है। तो देखिए, ये ध्यान रखना होगा कि जो फोर्स है, देखिए क्या ध्यान रखना होगा कि जो आपका फोर्स है ना, तीन चीज ध्यान रखना होता है टॉर्क के लिए। उसी पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा और डायरेक्शन डिपेंड करेगा। तो टॉर्क सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, कितना फोर्स लगा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा वो किस पे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जो है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब कितना फोर्स लगा है और कहां पर लगा है, कितना फोर्स लगा और क्या हुआ है, कहां पे लगा है। देखिए, तीसरा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देख लिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तीसरा है ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स। ओरिएंटेशन मतलब समझते हैं, फोर्स कैसे लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स। देखिए, अभी आपको बताए, अभी आपके सामने साक्षात तीन ओरिएंटेशन दिख रहा होगा, एक ओरिएंटेशन, ये दूसरा ओरिएंटेशन, और ये क्या है? तीसरा ओरिएंटेशन। ये डिपेंड कर, ये ओरिएंटेशन बताएगा या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, ये तीनों मिलकर बताएगा कि किसी भी बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है तो कितना घूमेगा। समझे बात को? देखिए, तो प्रैक्टिकल से अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो आपको अभी हम पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे और फिर बताएंगे कि जो है, और फिर बताएंगे कि मैथमेटिकली हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये तीन ही चीज पे वो डिपेंड करता है। अब आप कहिएगा ये कैसे हो रहा है, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। देखिएगा, छोटे छोटे एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक आप रॉड लिए, इस तरीके का थिन रॉड है ना, इस तरीके का आप एक रॉड ले लिए। अब इस एक्सिस के अबाउट इसको आप हिंज कर दिए, इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर दिए? हिंज कर दिए। अब देखिए, अब एक बार आप फोर्स यहां लगाए हैं, खुद सोचिए, है ना, एक बार आप फोर्स यहां लगाए हैं, बताइए किस में ये ज्यादा रोटेट करेगा, कब फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा रोटेट करेगा? खुद ही सोचिए, वही फोर्स है, खाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदले हैं। एक बार फोर्स यहां लगाएं, एक बार यहां लगाएं। अगर फोर्स हम यहां लगाएंगे, ये, और यहां लगाएं, तो ये फोर्स करेंगे तो यहां पे अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होगा? ज्यादा, अमाउंट ऑफ टर्निंग ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होगा? मोर होगा, यानी अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होगा? यहां पे ज्यादा होगा, ज्यादा घूमेगा बॉडी। इस अगर यहां पे फोर्स लगाते हैं, यहां पे अमाउंट ऑफ टर्निंग बॉडी का क्या होगा? कम होगा। यहां पे अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होगा आपका? लेस होगा। अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होगा? लेस होगा। और वहां पे अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या होगा? मोर। वही फोर्स है, डायरेक्शन भी वही है, सिर्फ देखिए जिस पॉइंट से हिंज किए हैं उस पॉइंट से इसके दूरी को अगर आप R1 कहते हैं तो इसके दूरी को आप मान लीजिए R2। तो देख लीजिए, ये दूरी कहां से? फिक्स पॉइंट से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, मतलब यही तो बोले कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां पे लग रहा है, फोर्स कहां पे लग रहा है ना। ये चीज आप देख लिए। पॉइंट मैग्नीट्यूड तो आसान है, एफ लगाए 2f लगाएंगे तो ज्यादा घूमेगा, मैग्नीट्यूड से तो आप फील कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कैसे फील करते हैं कि यहां पे लगाए और यहां पे लगाए। अब आप यहीं पे फोर्स लगा दीजिए, मान लीजिए इस फोर्स के कारण नो टर्निंग, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल के दिखा रहे हैं। इस फोर्स के कारण नो टर्निंग, कोई टर्न नहीं होगा, है ना। तो अंतर किस चीज का है? फोर्स के लगाने का जगह का, कहां पे फोर्स हम लगा रहे हैं। दूसरा, ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए, इस तरीके से फोर्स लगाए तो देखिए ये बॉडी ज्यादा घूमेगा। अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाते हैं तो बॉडी नहीं घूमेगा, और इस तरीके से फोर्स लगाते तो घूमेगा, लेकिन उसके जैसा नहीं घूमेगा, कम घूमेगा। तो ओरिएंटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये चीज आपको देखना है। अब क्या है
कि कहीं ना कहीं जो है आप देखिएगा ओरिएंटेशन वाला में, तो ओरिएंटेशन वाले में जैसे मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आप इसको अभी थोड़ा देर छोड़ दीजिए, ये जो आप बॉडी इस फोर्स को देख रहे हैं, इस फोर्स को आप थोड़ा देर छोड़िए और सोचिए कि इस पे अगर फोर्स हम ऐसे लगा रहे होते, ये ऐसे अगर हम एफ फोर्स लगा रहे होते, यानी ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। अब देखिए ये एफ साइन थीटा और इधर की तरफ क्या लगेगा, ये एफ साइन थीटा और इधर की तरफ क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा लगेगा ना। अब बताइए कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा तो बॉडी ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा रोटेट मतलब टॉर्क ज्यादा, तो अगर एफ साइन थीटा ज्यादा होगा तो बॉडी ज्यादा रोटेट करेगा। मेरा कोशिश ये रहे कि हम जितना ज्यादा साइन थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ाएं उतना बॉडी रोटेट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस लेंथ पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी रॉड का जो लंबाई है उस पे साइन थीटा का कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब हमको ये देखना होगा कि हम उस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएं जो कि रॉड के लंबाई पे परपेंडिकुलर हो, है ना। यानी फोर्स का ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है कि जो साइन वाला कंपोनेंट हो, मतलब यूं कहें कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो किस पे, बॉडी के लेंथ पे, वो ज्यादा हो। वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अमाउंट ऑफ टर्निंग होगा, उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ज्यादा बॉडी क्या होगा, घूमेगा। समझ रहे हैं बात को। तो अब देखिए एफ साइन थीटा कब बड़ा होगा, एफ तो फिक्स है, साइन थीटा कब बड़ा होगा, जब थीटा बड़ा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा तभी बड़ा होता है जब थीटा बड़ा होता है। थीटा और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू बढ़ाने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस में उल्टा होता है। तो आप तीन चीज आप देखिएगा यहाँ पे, ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स मतलब जो फोर्स लग रहा है तो थीटा क्या है, क्या है, जब फोर्स लग रहा है तो थीटा क्या है। दूसरा उसका दूरी, मतलब उसको आर मान लेते हैं, कहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, एफ। ये तीन चीज पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। थीटा में भी साइन थीटा पे वो डिपेंड करेगा, ऐसे भी थीटा जितना ज्यादा होगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, उतना ज्यादा। तो अब बारी है ये जो हम लोग पढ़े अभी सब थ्योरी पढ़ रहे थे, अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का बारी है कि मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि टॉर्क जो है वो क्या होता है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो अब आप क्या देखिएगा कि जो टॉर्क नामक चीज है, जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो टॉर्क नामक चीज है, जो क्वांटिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, दूरी के, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और किसके, साइन थीटा के, क्योंकि थीटा मतलब साइन थीटा बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बढ़ेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो टॉर्क ये इस तीन चीज के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझे बात को। अब देखिए अब इसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो आप क्या लिखिएगा, इसीलिए आप लिख सकते हैं यहां से कि अगर आप टॉर्क की बात करते हैं तो लिखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ और इंटू क्या, साइन थीटा लिखेंगे ना। यहीं से टॉर्क का इक्वेशन निकल के आएगा, आर इंटू एफ इंटू क्या, साइन थीटा। ये तीन चीज पर ही डिपेंड करता है। ये बता दिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये फोर्स के ओरिएंटेशन को। अब देखिए ये अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक आप रॉड ले लिए, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है ऐसे, है ना। इसका लंबाई आप मान लीजिए, इसका लंबाई क्या है आपका, आर मान लेते हैं, इस लेंथ को क्या मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका आर। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं वो क्या है आपका थीटा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि अगर हम एक फोर्स यहाँ लगाते हैं इस तरीके से, है ना, तो बॉडी को रोटेट करेगा ही। क्यों रोटेट करेगा, देखिए ऐसे है, और इस तरीके से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसका अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करिएगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा। इसका कितना कंपोनेंट होगा, दो। एक कंपोनेंट इधर के तरफ होगा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर के तरफ होगा जो कहीं ना कहीं रॉड के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखिए ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा, ये थीटा। इधर के तरफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर के तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा। अब आप खुद बोलिए इसका कोई रोल है रोटेशन में, ये तो लेंथ के लॉन्ग लग रहा है ना, ये टेंसाइल टाइप का फोर्स है, ये रॉड के लॉन्ग लग रहा है, तो इस पे इसके कारण कोई रोटेशन नहीं होगा, इसके कारण रोटेशन होगा, है ना, इसके कारण। अब आप देखिए ये कहीं ना कहीं रॉड के लेंथ पे परपेंडिकुलर है, रॉड के लेंथ पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि आर
और इंटू जो फोर्स है आपका, वही हम लोग का इक्वेशन निकल के आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। इसको ऐसे भी हम एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो सिंस जब हम ये देख लिए क्या कि टॉर्क किसके बराबर है, आर एफ साइन थीटा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू क्या, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ यानी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करते तो मैग्नीट्यूड तो आर एफ साइन थीटा होता है। इसलिए क्या आर और एफ का जो आर और एफ आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट ही टॉर्क बताएगा। आर क्या है, व्हाट इज आर, तो आर के बारे में कहा जाता है आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है वहां से फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे फोर्स लग रहा है यहां तक का जो परपेंडिकुलर दूरी होगा वो दूरी जो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो, है ना, वो आर है। और एफ तो क्या है, मैग्नीट्यूड। इसको और अच्छे से एनालाइज करना होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा देख लिया हम यहाँ पे। इसको आप दो तरीके से विजुअलाइज करिए, देखिए एक आप इसको ऐसे लिखिए आर साइन थीटा इंटू एफ, ये थोड़ा कम कॉमन है लेकिन ये वाला ज्यादा कॉमन मिलेगा आपको, क्या, एफ साइन थीटा और इंटू आर। अब ये आर साइन थीटा इंटू एफ क्या है और एफ साइन थीटा इंटू आर क्या है, तो अभी जो हम फोटो बनाए हैं ना इसमें हम क्या कर रहे हैं, एफ साइन थीटा को आर से गुना किए हैं, एफ साइन थीटा और इंटू आर। यानी आप यहां पे कह सकते हैं इस चीज को कि एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। एफ परपेंडिकुलर इंटू आर कहने का मतलब क्या, कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर हो, है ना, फोर्स का एफ परपेंडिकुलर किस पे, आर पे। तो कह सकते हैं कि टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, डिस्टेंस एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और ये क्या है, आर साइन थीटा इंटू एफ। अब इसको आप कैसे करके दिखाएंगे, तो देखिए इसी एग्जांपल में हम करके दिखा सकते हैं। ये एक अप्रोच हो गया, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, डायरेक्ट आपको हम एक दूसरा फोटो ही बना देते हैं आपके लिए। देखिए क्या करिएगा ना आप यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए देखिए यही सेम फोटो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रॉड है। यहाँ पे अगर आप बात करिएगा तो ये जो एंगल आप देखिए यहाँ पे, ये एंगल आपका कितना है, थीटा मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सब कुछ वही, फोर्स हम ऐसे लगाते हैं। अभी हम फोर्स का कॉम्पोनेंट तोड़े थे और ये दूरी आर है, अब हम आर का कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे। तो देखिए आर का कॉम्पोनेंट तोड़िएगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा बताइए, आर कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब आप देखिए कि जो कंपोनेंट फोर्स के अलोंग है, यानी दूरी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग, उसके कारण टॉर्क नहीं आता है क्या, देखिए लेंथ और उधर ही फोर्स का कंपोनेंट, कोई टॉर्क नहीं आएगा। यानी यहां पे हम देखेंगे कि आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो, तो क्या आर का यही कंपोनेंट है जो फोर्स पे परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा तो ये भी आर साइन थीटा। तो देखिए फोर्स पे ये दूरी क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों अप्रोच आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर लीजिए, डिस्टेंस का वो कंपोनेंट खोजिए जो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट खोजिए जो डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर हो। अगर आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना पसंद करते हैं तो आप ऐसे अप्रोच करेंगे, और अगर आप डिस्टेंस का कंपोनेंट तोड़ना पसंद करते हैं तो आप ऐसे अप्रोच करेंगे। यानी ध्यान रखना है कि चाहे तो फोर्स के उस कंपोनेंट का पता लगाइए जो डिस्टेंस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है फोर्स का, उस पे परपेंडिकुलर हो, और नहीं तो क्या करिए आप, डिस्टेंस का वो कंपोनेंट पता करिए जो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे यानी जो डिस्टेंस है इसे अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हिंज है, तो ये जो दूरी है आर, लेंथ मत कहिएगा इसको, दूरी कहिए, क्योंकि अगर फोर्स कहीं और लगने लगेगा तब ये नहीं कि पूरा आप आर लीजिएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जहां पे लग रहा है उस पॉइंट का दूरी है ना, तो यहाँ पे आर दूरी पे लग रहा है, तो आर का वो कंपोनेंट पता किए जो फोर्स पे परपेंडिकुलर है। कंपोनेंट तोड़े तो आपको वेक्टर से आता होगा, तो आर का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है आपका फोर्स पे, आर साइन थीटा वाला, है ना। देखिए परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आर पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, एफ साइन थीटा। इसलिए टॉर्क पता करने का मेथड यही है, सिंपल, दो ही तरीका है,
अब ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन में लगा सकते, एक ही देखिए एक ही एग्जांपल में हम दोनों लगा के दिखा दिए। चाहे तो आप फोर्स का वो कंपोनेंट पता करिए जो डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर हो, या फिर आर का वो कंपोनेंट पता करिए जो फोर्स पर परपेंडिकुलर हो। और आर यानी दूरी कहां से लेंगे, जिस पॉइंट पे बॉडी हिंज रहेगा या जिसके अबाउट टॉर्क निकालने कहेगा वहां से फोर्स का दूरी। कह दिया ओ के अबाउट टॉर्क निकालिए, तो वहां से फोर्स देखेंगे कहां पे लग रहा है। चाहे वो किसी भी फोर्स के कारण पूछे, बॉडी में जितना भी फोर्स पूछेगा सबके कारण टॉर्क निकल सकता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब टॉर्क का यूनिट बात करेगा तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टॉर्क। अगर आपसे बात किया कि टॉर्क का यूनिट बताइए, तो देखिए यूनिट ऑफ टॉर्क बड़ा आसान है। टॉर्क का यूनिट, छोटा सा टॉपिक है ये, यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा। टॉर्क का यूनिट भाई, तो ये है दूरी और ये है न्यूटन। ये तो आपका इसका कोई यूनिट है नहीं यहाँ पे, तो इसका यूनिट क्या लिखेगा, न्यूटन मीटर। क्या लिखेगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर, है ना। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन इसका भी होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, ml² t-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देखिए, अब एक चीज देखिएगा कि टॉर्क बना है दो क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से, वेक्टर प्रोडक्ट से। आर मतलब परपेंडिकुलर दूरी, एक डायरेक्शन इसका फिक्स है कि हमको उधर के तरफ ही जाके लेना है, और फोर्स तो वेक्टर है ही। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनता है वो क्वांटिटी खुद भी वेक्टर कहलाता है ना। यानी ये वेक्टर वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकल के आएगा, वेक्टर। तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अब उसका डायरेक्शन पता करेंगे। ये सारा काम तो हम मैग्नीट्यूड पता करने के लिए कर रहे थे। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन निकालने का, लेकिन डायरेक्शन निकालने से पहले मैग्नीट्यूड निकालने वाला कुछ इलिस्ट्रेशन और एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में चीज अच्छे से बैठ जाए, एंड देन फिर डायरेक्शन निकालेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए। देखिए, तो अब क्या है यहाँ पे कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट इसको ओ नाम दे देते हैं। दोनों केस में बताना है कि इस ओ के अबाउट, ये जो ओ देख रहे हैं, इस ओ के अबाउट टॉर्क कितना होगा। तो एक ओ के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो ये नहीं कि जैसे आप करिएगा टॉर्क बराबर क्या, आर इंटू एफ, गलत हो जाएगा। कहिएगा आर है 5 और एफ है 10, हो गया 50 न्यूटन, उसी समय गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं बनता है सवाल, समझे बात को। आप देखिए अप्रोच से बनिए, फॉर्मूला से भी नहीं बनाइए। ये नहीं कि आर एफ साइन थीटा की जगह 37, गलती हो जाएगा आपसे। आप कॉन्सेप्ट सोचिए कि हम चाहे तो फोर्स का वो कंपोनेंट पता करें जो दूरी पे परपेंडिकुलर हो, या दूरी का वो कंपोनेंट पता करें जो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो। तो देखिए दोनों एक एक मेथड यूज कर देते दोनों क्वेश्चन में। अब इसमें हम फोर्स का कंपोनेंट तोड़ देते हैं। किसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं भाई, फोर्स का। देखिए इसके लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन है। अब देखिए फोर्स का कंपोनेंट तोड़िएगा तो इधर की तरफ क्या होगा, 10 sin 37, है ना। इधर की तरफ क्या होगा, 10 cos 37 होगा ना। अब देखिए इसके कारण टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ के लॉन्ग ही है, दूरी के लॉन्ग ही है, इस एक्सिस के अबाउट। देखिए क्या ये 5 मीटर जो डिस्टेंस है, इस पे ये फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। यानी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए कि एफ परपेंडिकुलर, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर हो और इंटू आर। तो क्या ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो जिस एक्सिस के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, टॉर्क के अबाउट ओ निकालना है हमको, तो वहां से ये दूरी और उस पे ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर। समझे बात को। तो एफ परपेंडिकुलर कितना होगा, 10 sin 37 और इंटू दूरी कितना हो गया 5। तो 10 sin 37 क्या 3/5 और इंटू क्या 5। देख रहे हैं ना, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर। मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन निकालने का रूल अभी हम नहीं पढ़े हैं। डायरेक्शन निकालने का रूल जानेंगे तो सीख लेंगे वो भी, लेकिन अभी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए वैसे करके जो हम तरीका बताए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है भाई, इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें हम दूसरे अप्रोच से बनाते हैं, आर का कॉम्पोनेंट तोड़ देते हैं, है ना। देखिए आर का कौन सा कॉम्पोनेंट जो होगा वो फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये 10 है, इसका एक कॉम्पोनेंट, देखिए एक कॉम्पोनेंट इधर तोड़िएगा तो 10 ये sin 37 और इधर की तरफ क्या होगा 10 cos 37। अब देखिए हम तो फॉर्मूला में साइन लिखे थे, इसीलिए बोले कि फॉर्मूला से बनाइएगा, और ये नहीं कि दूरी को ले लिए 10 और फोर्स को ले लिए 20 और इंटू sin 37, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या बताए, फॉर्मूला बस
जो केस हम डिस्क्राइब किए थे वहां तक चलिए फॉर्मूला मेरा आ गया, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आप जनरल कॉन्सेप्ट यूज करिए। क्या यूज करिए क्वेश्चन बनाने के लिए कि चाहे तो आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़ के आर पे परपेंडिकुलर कर दीजिए या आर का कंपोनेंट तोड़ के फोर्स पे परपेंडिकुलर कर दीजिए। देखिए ये दूरी है, इस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, ओके अबाउट, है ना। तो आर का ही कंपोनेंट तोड़ दिए, तो आर का कौन सा कंपोनेंट फोर्स पे परपेंडिकुलर है? देखने से नहीं लग रहा होगा तो फोर्स के लाइन को देखिए ना नीचे बढ़ा के, ये फोर्स के लाइन को नीचे बढ़ाइए, क्या ये परपेंडिकुलर है? यानी आर का कंपोनेंट कौन 10 cos 37 और इस पे फोर्स परपेंडिकुलर है। फोर्स के लाइन को बढ़ाइए, देखिए वो आर पे परपेंडिकुलर आ गया। आर के किस कंपोनेंट पे परपेंडिकुलर है? 10 cos 37 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो आर क्या है 10 cos 37, है ना। यहीं पे ध्यान रखना है कि हमको साइन नहीं लेना है, ये नहीं कि फिक्स है साइन लेना है। हम एंगल यहां देते तब आप साइन ले सकते थे, लेकिन ये ध्यान रखना ये कभी नहीं बदलेगा, जो जनरल रूल है वो कभी नहीं बदलेगा कि फोर्स का कंपोनेंट तोड़ के आर पे परपेंडिकुलर कर देंगे या आर का कंपोनेंट तोड़ के फोर्स पे परपेंडिकुलर कर देंगे, ये कभी नहीं बदलने वाला है ना। तो देखिए आर का कंपोनेंट 10 cos 37 और फोर्स क्या हो गया 20, तो 10 cos 37 होता है 4/5 और इंटू क्या 20, तो 5 4 जा क्या हो गया 20, 5 4 जा क्या हो गया 20, तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 160 न्यूटन मीटर, 160 न्यूटन मीटर, है ना। तो देखिए ये चीज आप हमेशा जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। देखिए अब बात करेंगे टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए। टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आप डायरेक्शन निकालने जानते होंगे तो आप टॉर्क का भी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना, सिंपल रूल है, ध्यान रखना है। कुछ विशेष राइट हैंड पाम रूल ये सब बकवास करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एक रूल याद रखेंगे उससे सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल आप यूज करिए, बस क्रॉस प्रोडक्ट रूल आप यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो हम बताते हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड है वो ये है, देखिए क्या कि लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखते हैं, क्या लिखेंगे, राइट हैंड के पाम को, राइट हैंड के पाम को, पाम मतलब होता है हथेली, राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर पर कहां रखेंगे? राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर पर रखेंगे, है ना। राइट हैंड के पाम को कहां रखेंगे? फर्स्ट वेक्टर पर रखेंगे। ऐसे कि कैसे रखेंगे? रखने का दो तरीका होगा। ऐसे कि फर्स्ट वेक्टर क्या है जानते हैं ना, फर्स्ट वेक्टर है आर, राइट हैंड के पाम को आर के लॉन्ग रखेंगे, है ना। राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर पर रखेंगे ऐसे कि उसको क्या कर सके, पाम को क्या कर सके, किसको? पाम को सेकंड वेक्टर के तरफ, सेकंड वेक्टर के तरफ मोड़ सके, सेकंड वेक्टर के तरफ क्या कर सके, मोड़ सके। ऐसे रख देंगे कि हम उसको सेकंड वेक्टर की तरफ क्या कर सके, मोड़ सके। सेकंड वेक्टर हमारा क्या है? फोर्स। देन उस समय जो हमारे इरेक्टेड थंब का डायरेक्शन होगा, देन उस समय जब ऐसा कर रहे होंगे तो हम अपने इरेक्टेड थंब को देखेंगे, सीधा थंब को। उस समय इरेक्टेड थंब का जो डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन? उस समय इरेक्टेड थंब का जो डायरेक्शन होगा, इरेक्टेड थंब का जो डायरेक्शन होगा, समझ रहे हैं बात को, किसका डायरेक्शन? उस समय इरेक्टेड थंब का जो डायरेक्शन होगा वही टॉर्क, मतलब क्या, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन होगा, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन होगा, आर क्रॉस एफ का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। सिंपल है। यानी कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपको अभी जो हम रॉड वाला एग्जांपल आपको दे रहे थे उसमें आपको हम दिखाते हैं करके कि अगर आपसे टॉर्क पूछा जाए तो कैसे टॉर्क लगाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये रॉड है ना, अब इस एक्सिस के अबाउट ये हिंज कर दिए, ये आर दूरी है, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। पता है कि आर और एफ परपेंडिकुलर है तो सिंपली टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? आर इंटू एफ, परपेंडिकुलर तो है ही। अब देखिए अब क्या है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो राइट हैंड का जो हमारा पाम है उसको फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे ऐसे,
और उसको सेकंड की तरफ मोड़ सकें, तो सेकंड का ओरिएंटेशन ऊपर है ना, तो आर और क्रॉस एफ, ऐसे आर और क्रॉस एफ, देखना ना बात को। तो थंब हमारा किधर है, बाहर, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा ना, बाहर मतलब होता है डॉट, यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा। टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर और परपेंडिकुलर, जानते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। क्यों, क्योंकि थंब हमारा ऐसे करने के दौरान देखिए राइट हैंड के पाम को आर के लॉन्ग रखे और कैसे हम उसको एफ की तरफ क्या कर सके, मोड़ सके। तो ये हमारा जो थंब आप देख रहे हैं आउटसाइड द बोर्ड है, तो आप लिख सकते हैं, आउटसाइड को आप लिखते हैं, जानते हैं क्या आप, इसको लिख सकते हैं आप के कैप, है ना। तो टॉर्क मैग्नीट्यूड और टॉर्क का क्या लिख दिया आप, डायरेक्शन, या आउटवर्ड आप लिख सकते हैं। अब यही केस आप बात करिएगा, मान लीजिए कि यही केस आपके पास है और आप ये चीज देखते हैं, देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब ये इस एक्सिस के अबाउट आप हिंज कर चुके हैं, अब आप फोर्स ऐसे लगाइए, ये वाला दूरी आर है, तो क्या होगा टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क बराबर तो आप लिख दीजिएगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो लिखेगा आर इंटू एफ, डायरेक्शन का जगह बच गया है, क्या लिखेंगे डायरेक्शन के जगह पे, तो देखिए राइट हैंड के पाम को हम अगर ऐसे रखते हैं तो अगर ऊपर मुड़ेंगे तो फोर्स की तरफ तो मुड़ा नहीं क्योंकि फोर्स नीचे है, तो क्या बोले ऐसे रखेंगे कि उसको हम क्या कर सके, सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ सके। तो अगर हम ऐसे रख लेते राइट हैंड के पाम को, तो देखिए एफ की तरफ हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड के पाम को आर के लॉन्ग रख लिए और उसको दूसरे की तरफ मोड़ भी सकते हैं। इस समय हमारा थंब किधर है, अंदर, किधर है हमारा थंब, अंदर, तो डायरेक्शन क्या होगा, अंदर मतलब होता है क्रॉस, मतलब क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे क्रॉस से अच्छा आप क्या लिखेगा यहाँ पे, के कैप, है ना, के कैप, या फिर आप इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट, ये चीज, ठीक है ना। तो देखिए ये जो चीज आप देख लिए, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकलेगा ये बात आप पता कर लिए। अब देखिए अब आगे क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि इस तरह का ही क्वेश्चन नहीं होगा कि खाली ऐसे ही टॉर्क लगे, जैसे अभी आप पिछला जो क्वेश्चन देखें उसमें जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एक इस तरह का क्वेश्चन, अभी आप देखें इसमें आपको टॉर्क का डायरेक्शन निकालने कहेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला दूरी आर था 5 मीटर जो भी था और ये एफ था, तो राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रख दिए, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना था, राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रख दिए और उसको सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ रहे हैं। अगर हम ऐसे रखेंगे तो मोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे रखे और ऊपर किए तो मोड़े, तो थंब हमारा किधर है, बाहर, आउटवर्ड, तो थंब हमारा बाहर है, यानी इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। ये आपको रूल बता दिया गया है, टॉर्क का डायरेक्शन लिख दिया, अब आपको ये रूल बता दिया गया है। अब इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन कुछ चीज और आपको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा हम रिमाइंड करा दें आपको, देखिए कैसे रिमाइंड होगा, क्या है, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हैं ना, तो ये सब चीज ध्यान रखना होता है। ए क्रॉस बी जो है वो अगर सी के बराबर है तो क्या है, ए और बी एक प्लेन में होगा और सी दूसरे प्लेन में होगा, मतलब ए और बी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो सी जेड प्लेन में होगा, अगर ये आपका वाई जेड प्लेन में है तो ये एक्स प्लेन में होगा, एक्स में होगा, एक्स के लॉन्ग होगा, और ये आपका एक्स जेड में है तो किसके लॉन्ग होगा, वाई में होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है ना, ये ट्राइड को क्या करता है, फॉलो करता है, ए बी और सी, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये सी होगा, है ना, अगर सी क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये ए होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। और अगली बात कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप इस ऑर्डर को उल्टा नहीं कर सकते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग है, यानी अगर आप यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखते हैं ना तो उसका मतलब माइनस सी होता है, निगेटिव ऑफ सी, रूल आपको बता ही दिए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अगर आप देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या देखिएगा आप, यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये भी किसी क्वेश्चन में काम आएगा। यूनिट वेक्टर का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेगा तो देखिए जो सिमिलर यूनिट वेक्टर है उसका जीरो होता है, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, है ना, या फिर आपसे बात करें जे क्रॉस जे तो वो भी क्या होता है, जीरो, या फिर आपसे बात करेगा के क्रॉस के तो वो भी क्या होगा, जीरो, जानते होंगे आप। अब देखिए डिसिमिलर में आई क्रॉस जे, तो ये सिंपल है, बहुत सारा ट्रिक है, इसका एक छोटा सा तरीका बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आई है, जे है और के है, तो इंग्लिश अल्फाबेट को अगर आप देखते हैं तो आई के बाद जे आता है और जे के बाद क्या आता है, के, तो देखिए जो इसमें नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो आई क्रॉस जे एक वेक्टर ही होगा, है ना, तो जो इसमें नहीं है वो इसका आंसर होगा। तो आई और जे में क्या नहीं है, के, अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, इसको देख के आप पता करिएगा, है ना, ये इसको,
क्या आई के बाद जे आता है? तो हाँ आता है आई के बाद जे। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो यहाँ प्लस का साइन लगाइए। लेकिन अगर इसी को हम ऐसा करते हैं जे क्रॉस आई, जो इसमें नहीं है, क्या नहीं है? के, वही आंसर होगा। लेकिन क्या जे के बाद आई आता है? इस ऑर्डर को देखिए तो जे के बाद आई नहीं आता, जे के बाद तो के आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर हम कहे आपसे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो जो इसमें नहीं है जे, अब क्या आई के बाद के आता है? तो नहीं, आई के बाद जे आता है, तो नहीं आता है तो माइनस। लेकिन अगर हम करेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, तो इसमें आंसर तो जे है, लेकिन क्या के के बाद आई आता है? तो हाँ आता है के के बाद आई, तो आंसर क्या होगा? प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ रहे होंगे आप बात। ये क्रॉस प्रोडक्ट आप 11th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वेक्टर में, अभी रिमाइंड करा दिया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी के आधार पर जो ऐसे क्या कर दिया जाता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू जो हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, तो क्या होता है यहाँ पे कहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहेगा कि टॉर्क बराबर 0 होगा। कब? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, या फिर क्या होगा 0 और 180 डिग्री होगा। क्यों ऐसा कहता है जानते हैं? क्योंकि 0 और 180 होता है ना, तो आर और एफ पैरेलल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एंटी पैरेलल होगा। तो एंटी पैरेलल ये पैरेलल होगा तभी ऐसा होगा। यानी आप देखे थे ना, जो दूरी था, जो भी था उसके लिए से मान लीजिए कि ये 5 मीटर दूरी था, इसके अलोंग जो भी फोर्स लग रहा था, तो इसके कारण कोई टॉर्क नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि दूरी और फोर्स दोनों कोलिनियर है, पैरेलल है। समझ रहे हैं बात को? एंटी पैरेलल भी हुआ कि ऐसे हो गया और फोर्स इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है, ये दूरी दे दिया 5 मीटर और इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसके कारण भी कोई टॉर्क नहीं आएगा। इस दोनों केस में टॉर्क बराबर क्या है आपका? 0। इस दोनों केस में टॉर्क बराबर क्या है आपका? 0 है। क्यों? क्योंकि आर और एफ चाहे तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। तो ये था टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इस चीज को देखना है आपको, है ना। अब आगे आप ये बात देखिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालने बताए हैं कंपोनेंट तोड़ के, और डायरेक्शन का रूल आपको बता चुके हैं। अब दोनों को कंपाइल करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे जो अभी हम पढ़े उस पर। तो देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे ढेर सारा फोर्स लग रहा है आपको, F1 F2 F3 F4, ये 4 फोर्स दिखाई दे रहा होगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। इस O पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बताना ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके सारे फोर्स के कारण निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम किसके कारण निकालेंगे? पहला फोर्स के कारण, टॉर्क फर्स्ट के कारण। क्या है आपका फर्स्ट के कारण? देखिए ये कितना है? 20 मीटर, देख रहे होंगे आप। अब आपको देखना यह है कि जो तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का, तो यहाँ पे तो R भी उधर ही है और F भी इधर ही है, मतलब R और F पैरेलल है। तो पहला फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरा फोर्स के कारण निकालेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि R इज पैरेलल टू F। दूसरा फोर्स के कारण टॉर्क निकालेंगे। ये देखिए दो तरीका सोचिए, चाहे तो आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़िए, नहीं तो R का तोड़िए। तो देखिए R का तोड़ सकते हैं, F का भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए R 5 मीटर है, इधर के तरफ इसका एक कंपोनेंट होगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये फोर्स के लाइन को बढ़ाए, इधर के तरफ कंपोनेंट होगा इस 5 मीटर का क्या? 5 cos 37, और इधर के तरफ होगा 5 sin 37। लेकिन एक ही कंपोनेंट तोड़िएगा तो देखिएगा क्या, 5 का ये वाला कंपोनेंट, क्या देखिएगा 5 मीटर का ये वाला कंपोनेंट फोर्स पर परपेंडिकुलर आ गया ना, मतलब O से जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का दूरी 5 मीटर है। तो परपेंडिकुलर दूरी तो है नहीं, तो हम परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकाले? इसका कंपोनेंट तोड़ दिए। अब देखिए 5 का ये वाला जो कंपोनेंट है ये फोर्स पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी मेरा काम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? आगे तोड़ने की जरूरत नहीं, खुद ही तोड़ के देखिए। 5 cos 37 और इंटू क्या, फोर्स कितना है हमारा F2, मतलब क्या 10 न्यूटन हो गया। अब 5 cos 37, cos 37 क्या होता है 4/5, तो 5 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 न्यूटन मीटर, है ना। 5 इंटू 4/5, 5 कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा 40। डॉट की क्रॉस, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी देखना होगा यहाँ पे। तो देखिए राइट हैंड के पाम को पहला वेक्टर की तरफ रखे और दूसरे की तरफ मोड़ रहे हैं। दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? राइट हैंड के पाम को पहला वेक्टर की तरफ रखे और दूसरे की तरफ मोड़ रहे हैं। इस समय हमारा थंब किधर है? बाहर, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डॉट होगा, है ना। अब तीसरा फोर्स के कारण टॉर्क निकालना है। तो तीसरा फोर्स ये है,
अब इसमें देखिए, इसमें किसका कंपोनेंट तोड़े, तब फोर्स को हम इधर बढ़ाएंगे ना तो सीधे इस पे, इस वाले पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये वाला कैसे पता करेंगे, ये यही ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो 10 का 2 कंपोनेंट है, इस 10 मीटर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यानी ओ पॉइंट के अबाउट लग रहा है, इधर की तरफ क्या होगा 10 साइन 53 डिग्री, 10 साइन 53। कॉस 53 वाला तोड़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो फोर्स के अलोंग ही है, उसके कारण टॉर्क नहीं आएगा। यानी आर का वो कंपोनेंट आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, आर का आप वो कंपोनेंट फिलहाल देख रहे हैं जो कि फोर्स पे क्या है परपेंडिकुलर। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन 53 यानी 10 साइन 53। तो क्या लिखिएगा आप, आर परपेंडिकुलर मतलब 10 साइन 53 और इंटू क्या जो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट तो नहीं तोड़ना पड़ा हमको। तो क्या करेंगे 10 साइन 53 क्या होता है 4/5 और इंटू 20, तो 5 2 जा 10 हो गया है ना। अब क्या लिखेगा यहाँ पे 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 160। तो टॉर्क 3 आ गया 160। अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखते हैं। देखिए राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखें और सेकेंड की तरफ ऐसे मोड़े, थंब हमारा किधर दिख रहा है बाहर, तो क्या लिखेंगे डॉट, क्या लिखेंगे हम डॉट। उसके बाद चौथा फोर्स के कारण टॉर्क आप निकालिए, इसमें भी आर का ही तोड़ सकते हैं। अब आप कहिएगा बार बार आर का तोड़ रहे हैं, एफ का क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन में एफ का भी तोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आर का कौन सा कंपोनेंट, देखिए फोर्स को आप, फोर्स वाली लाइन को आप ऐसे बढ़ाइएगा, देखिए देख रहे हैं ना आप, तो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए 10 का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। तो ये कैसे होगा, ये क्या होगा कंपोनेंट आपका, इधर की तरफ होगा 10 cos 37, देख रहे हैं ना 30, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होगा साइन वाला कंपोनेंट, इधर होगा cos, यानी 10 cos 37, इसको लेके बात कर रहे हैं। तो ये आर का कौन सा कंपोनेंट है, आर परपेंडिकुलर किस पे, फोर्स पे। तो आप क्या यूज करिएगा 10 cos 37 है ना, और इंटू क्या एफ, इंटू एफ। तो 10 cos 37, cos 37 क्या है भाई, cos 37 का अगर आप बात करते हैं तो cos 37 क्या होता है बताइए 4/5 और इंटू एफ, F4 का बात कर रहे हैं। F4 कितना है आपका मैग्नीट्यूड में 10, तो ये आपका कितने बार में कट गया 2 बार में, और ये हो गया 80, क्या हो गया ये 80। अब डायरेक्शन देखते हैं, देखिए ये R और ये क्या F, R और ये क्या F, देख रहे हैं ना R और F, थंब अभी भी हमारा किधर है बाहर। तो देखिएगा यहाँ पे तो तीनों चारों फोर्स जो है सबका टॉर्क हम निकाल लिए, इसका तो जीरो ही है, सब एक ही डायरेक्शन में, तो कोई टेंशन नहीं, एक डायरेक्शन में तो जोड़ दीजिए। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या लिख दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिए, आपको जोड़ना है, अब घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन सबका एक ही है। तो 40 और 160 200, ये क्या हो गया 200 न्यूटन मीटर, किधर आउटवर्ड नॉर्मल, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बॉडी या पेपर जो आप कह दीजिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यहां पे हम लोग बेसिकली आर का ही कंपोनेंट तोड़े हैं, अगला क्वेश्चन में हम एफ का भी कंपोनेंट तोड़ के दिखाएंगे, जो आपको आसान लगे। हमको ये आसान लगा कि फोर्स सीधे है ही, आर का कंपोनेंट तोड़ के इसके परपेंडिकुलर ला देंगे, जो इजी है, इजी गोइंग है, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ओ के अबाउट टॉर्क आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, एक एक करके पहले आप पहला फोर्स के कारण टॉर्क निकालिए। पहला फोर्स के कारण आप टॉर्क कैसे निकालिएगा, टॉर्क 1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा बोलिए, पहला फोर्स के कारण आप टॉर्क निकालेंगे तो क्या लिखेंगे टॉर्क 1। तो देखिए यहाँ पे हम फोर्स का कंपोनेंट तोड़ देते हैं क्योंकि ये दूरी पे तुरंत परपेंडिकुलर होगा। देखिए दूरी 5 मीटर है ओ पॉइंट से, और इस पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 साइन 53। कंपोनेंट तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना। साइन वाला इधर, कॉस वाला इधर, तो साइन वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो देख लिया आप, तो बस हो गया। आप क्या यूज करिएगा आप आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी 5 और इंटू एफ परपेंडिकुलर कितना 20 साइन 53 डिग्री, और साइन 53 क्या होता है 5, और साइन 53 क्या होता है आपका 4/5, साइन 53 क्या होगा 4/5। तो इससे ये कट गया कितने बार में 4 बार में, कितने बार में कट गया आपका 4 बार में, सॉरी 50 नहीं है, क्या है आपका ये आपका यहां से आप लिख सकते हैं 5 है, 5 और इंटू 20, ये 4 बार में कट गया, और ये कितना हो जाएगा 80,
5 4 जा 20 और इंटू 4 80 न्यूटन मीटर। अब इसका देखिए डायरेक्शन भी देखना है हमको, क्योंकि हमको तो नेट टॉर्क निकालना है। देखिए आर किधर की तरफ है ऐसे, और एफ किधर है ऐसे, आर और एफ। थंब हमारा बाहर है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हो गया। उसके बाद दूसरा फोर्स के कारण आप टॉर्क निकालिए, टॉर्क 2 कितना होगा दूसरा फोर्स के कारण टॉर्क बताइए। तो दूसरा फोर्स के कारण अगर आप टॉर्क देखिएगा तो कहां गया हमारा दूसरा फोर्स, ये है F2। तो यहां भी हम लोग फोर्स का ही कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, क्या 10 sin 37, 10 sin 37। ये फोर्स का कंपोनेंट देखिए ओ से जो दूरी है जहां पर जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है उस पे परपेंडिकुलर हो गया है। तो सीधे सीधे आप क्या कर दीजिएगा, आर और इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या 10 sin 37। तो 10 sin 37 क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 और इंटू 10 और sin 37 क्या हो गया 3/5। क्या होगा sin 37 3/5। तो ये 5 2 जा क्या हो गया 10। तो यहां से आ गया 60 न्यूटन मीटर टॉर्क 2। डायरेक्शन देखिए डॉट होगा कि क्रॉस होगा, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, आर क्रॉस एफ लगाएंगे। तो देखिए राइट हैंड के पाम को हम इधर रखेंगे और उसको एफ के तरफ क्या करेंगे मोड़ेंगे। तो राइट हैंड का हमारा पाम है, ऐसे नहीं रख सकते हम, राइट हैंड के पाम को हम क्या रखेंगे ऐसे आर। देख रहे हैं ना, राइट हैंड के पाम को हम कहां रखे, आर के तरफ रखे और मोड़ेंगे किधर एफ के तरफ। तो हमारा थंब इस समय कहां है, अंदर है, आर और क्या एफ। थंब आप देख रहे हैं हमारा थंब किधर है, अंदर। यानी इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा क्रॉस। क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड नॉर्मल, डॉट का मतलब क्या होता है आउटवर्ड नॉर्मल। ये तीसरा फोर्स के कारण टॉर्क आप कैसे निकालेंगे भाई, तो तीसरा फोर्स आपका ये है। अब देखिए ये फोर्स तो सीधे परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस पे, तो कहीं ना कहीं आर का कंपोनेंट तोड़ दीजिए। तो ये 5 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा 5 cos 45 डिग्री। तो देखिए ये 5 मीटर का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट फोर्स पे परपेंडिकुलर हो गया। फोर्स पे क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिख दीजिएगा, फोर्स कितना है आर कितना है, इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज होगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे, आर परपेंडिकुलर हो गया 5 cos 45 डिग्री, ये हो गया आर परपेंडिकुलर। और इंटू फोर्स कितना लिख दिया आप 20√2, 20√2। तो 5 और cos 45 हो गया कितना 1/√2 और इंटू 20√2, √2 कैंसिल कर दिया कितना हो गया 100। अब क्या लिखिएगा डॉट की क्रॉस, तो ये आर हो गया, ये क्या है आपका आर और ये एफ। देखिए राइट हैंड के पाम को हम अगर ऐसे रखते हैं तो एफ की तरफ नहीं मोड़ पाएंगे, हर हाल में राइट हैंड के पाम को ऐसे रखिएगा आर और मोड़ना किधर की तरफ है एफ की तरफ। आर और मोड़ना किधर की तरफ है आपका, देखिए आर और मोड़ना किधर की तरफ है एफ की तरफ। तो मेरा थंब आप किधर देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। तो देखिए अब है कि चौथा फोर्स के कारण टॉर्क कैसे निकलेगा। देखिए चौथा फोर्स के कारण कैसे टॉर्क निकलेगा, तो चौथा फोर्स के कारण आपका ये फोर्स दिख रहा होगा, तो सीधे आर का कंपोनेंट तोड़ दीजिए। तो ये 10 मीटर है, इधर की तरफ क्या होगा 10 cos 37, यही वाला कंपोनेंट ना परपेंडिकुलर होगा। तो 10 का कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा 10 cos 37 और इंटू फोर्स, कौन सा फोर्स लेंगे भाई जो ये 4 है जिसके कारण टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ये क्या है 20, तो 10 हो गया cos 37 क्या होगा cos 37 होगा 4/5, cos 37 हो गया 4/5 और इंटू 20। तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो ये हो गया 160 है ना, 16 इंटू 10 160। अब डायरेक्शन देखिए टॉर्क 4 का डायरेक्शन क्या होगा डॉट की क्रॉस, तो देखिए आर क्रॉस एफ करिएगा, तो ये आर हो गया और ये एफ हो गया। यानी राइट हैंड के पाम को आर के तरफ रखे और मोड़े किधर एफ के तरफ। तो थंब मेरा किधर है अंदर, तो क्या होगा क्रॉस। तो 160 न्यूटन मीटर क्रॉस। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देख के आपको हो सकता है कि 50-60% समझ में आए कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंशियल है इजी, लेकिन चूंकि जो एप्लीकेशन पढ़ाए हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने को लेके वो सब एक साथ यूज हो रहा है। तो हमारे पढ़ाने के बाद आप इसको नोट करेंगे और खुद से बना के देखेंगे और देखिए कि कहाँ पे फंसते हैं, और जहां पे फंसते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं डाउट में, ठीक है ना। तो ये हो गया 160। अब देखिए अब क्या है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये आपका डॉट है। तो एक तरफ वाले को जोड़ देते हैं, डॉट डॉट वाले को जोड़ते हैं और क्रॉस क्रॉस वाले को जोड़ते हैं, है ना। और उसके बाद फिर नेट टॉर्क हम लोग क्या करेंगे निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या बात होगा, देखिए ध्यान से, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे आपको नेट टॉर्क अगर निकालने कहा जाएगा तो कैसे निकालिएगा नेट टॉर्क। तो खुद ही देखिए जो सबसे बड़ा है 160 और 60 क्रॉस वाला,
और डॉट वाला क्या है 100 और 80, 100 और 80। तो आपका क्रॉस वाला बड़ा है, तो क्रॉस वाला बड़ा है तो 160 और प्लस 60 है ना, 160 प्लस 60 क्या होगा 220। ये हो गया क्रॉस वाला, ध्यान दीजिएगा। और इसमें से घटा क्यों रहे हैं, खुद ही सोचिए, एक डायरेक्शन वाले को जोड़ेंगे और उसके अपोजिट जो होगा उसमें घटा देंगे। तो ये कितना है डॉट वाला 80 और 100 180, ये कौन सा है आपका डॉट वाला है ना। तो कितना होगा, ये आंसर हो गया आपका 40। तो जो टॉर्क नेट हो गया वो 40 किधर के तरफ, जिधर वाला बड़ा है, क्रॉस वाला बड़ा है, यानी नेट टॉर्क होगा 40 न्यूटन मीटर अंदर के तरफ, इनवर्ड नॉर्मल। तो आंसर हो गया आपका क्या 40, ठीक है ना। तो ये जो है आप इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था, और आप इसको अपने से प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा अच्छे से आएगा। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाइए, जब आप पहली बार क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होते हैं तो तब वो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपको खुद से डेवलप करना होगा ताकि आप एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकिए। हमारे सॉल्यूशन बताने से आप जितना समझेंगे उससे कई गुना ज्यादा आप तब समझेंगे जब आप खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए और फिर अभी और भी क्वेश्चन जो करेंगे। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहाँ लिखा गया है, बाकी बताएंगे हम। क्या कर रहा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ वेट अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। 2 केस है, फ्री फॉल ऑफ मास m फ्रॉम हाइट h। यानी मान लीजिए ना, बताते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन में ऐसे बना हुआ है रहेगा। ये आपका मान लीजिए m मास है, कितना हाइट से गिर रहा है h हाइट से, पहला वाला क्वेश्चन बना रहे हैं हम। और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है आपका d, ये दिया हुआ रहेगा d। अब ये m मास नीचे गिरेगा h हाइट से, है ना, ऐसे नीचे की तरफ। तो आपको बताना है कि टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट। देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, अगर आप पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा तो टॉर्क बराबर क्या होता है, r परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर आप क्या कर सकते हैं r इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर क्या कर सकते हैं r इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो देखिए, फोर्स तो mg है ना, वेट यानी mg का टॉर्क निकालना है, जिस फोर्स का टॉर्क कहेगा वही निकालेंगे mg का। तो फोर्स तो निकल गया, अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट और दूरी का कौन सा कंपोनेंट उस पर परपेंडिकुलर है ना, ये वाला जो दूरी है ना, देखिए आपको दिखाते हैं, यहीं तक d है, ये वाला d है। अब आपसे कहेगा तो t टाइम के बाद, देखिए बॉडी यहाँ गिरेगा, इस लाइन पे अगर गिर रहा है तो इसी लाइन पे गिरते रहेगा हमेशा, हो सकता है t टाइम के बाद कहीं यहाँ हो, यानी t टाइम के बाद यहाँ पहुंचेगा, mg यहाँ लग रहा होगा। तो फोर्स हो गया, और इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। तो यहाँ से फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा, यही ना लाइन है जो परपेंडिकुलर दूरी को बता रहा है, जो d कहे हैं। तो सीधे सीधे आप क्या कह दीजिएगा, कहिएगा टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स तो mg है और टॉर्क क्या है, दूरी क्या है d, हो गया। और क्या, और कुछ करना नहीं है। टॉर्क क्या हो गया mg d न्यूटन मीटर, आंसर। t टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्री फॉलिंग में टी टाइम बॉडी एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है, टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुंच गया होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर दूरी है ओ पॉइंट से, वो तो कभी नहीं बदल रहा है। हाँ, ये बदल रहा है, यहाँ पे रहेगा तो ऐसे, यहाँ पे रहेगा तो ऐसे, लेकिन इससे तो आपको मतलब है नहीं। आपको हर हाल में किससे मतलब है, परपेंडिकुलर दूरी से। तो परपेंडिकुलर दूरी क्या है डी, ये हमेशा वही रहेगा, बॉडी गिरेगा तो, समझे बात को। तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। हो गया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा सवाल के कैटेगरी में आता है। दूसरा में प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसी पॉइंट के अबाउट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, एक बॉडी का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे फेंकते हैं। कह रहा है टी टाइम के बाद mg का बताइए कि कितना वेट का। तो mg तो हमेशा नीचे लग रहा होगा, है ना। टी टाइम के बाद ये बॉडी जो है इसका, ये मान लीजिए कि इसका h मान लीजिए, ये इसका वर्टिकल दूरी है, लेकिन इसके कारण कोई टॉर्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि h ऊपर और mg नीचे, एंटी पैरेलल है। जब भी टॉर्क आएगा तो जो यहाँ पे एट टाइम टी टाइम के बाद ये मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया होगा, तो इसके कारण कैसे टॉर्क निकलेगा। देखिए, ये जो है ये वाला, ये फोर्स हो गया, बढ़ाए, और ये वाला दूरी अगर हम पता कर लें तो यही दूरी जो है फोर्स पे परपेंडिकुलर है, इसको हम x कह देते हैं। ये अगर हम पता कर लिए टी टाइम के बाद x का वैल्यू,
तो बस इस x और इंटू एम जी कर देंगे। यानी यहाँ पे टॉर्क पूछेगा तो क्या करेंगे, x इंटू एम जी। लेकिन x कैसे पता चलेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएंगे। यानी प्रोजेक्टाइल में भी दो पार्ट होता है, उसका प्रोजेक्टाइल का दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन जो है इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये दिया हुआ रहेगा। तो x कैसे निकलेगा, तो देखिए ये इक्वेशन जानते होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये जानते होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में ax का वैल्यू क्या होता है, जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो ax क्या हो गया, जीरो। तो x बराबर आप क्या लिखिएगा, ux। तो ux क्या है आपका, u cos थीटा, जानते होंगे, भूलिएगा नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये है, इधर की तरफ u sin थीटा, इधर क्या होगा u cos थीटा, और t टाइम के लिए क्या लिख दिया, t। तो x का वैल्यू निकल गया t टाइम के बाद। इसीलिए आप टॉर्क बराबर क्या लिख दीजिएगा, इसीलिए आप लिखिएगा टॉर्क इज इक्वल टू x के जगह पे क्या लिखिएगा, u cos थीटा और इंटू t और इंटू क्या लिखिएगा, mg। ये टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये आगे बढ़ते जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो ये वाला टाइम पे डिपेंड करता है। तो देखिए कहीं भी फोर्स लग रहा है टॉर्क निकाल सकते हैं, बस ये क्या, फोर्स तो mg था ही, r का जो डिस्टेंस का यहाँ से वो कंपोनेंट डिस्टेंस का जो इस पे परपेंडिकुलर हो जाए, यानी x उसको मान लिए थे, वो हम निकाल दिए प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, मोशन इन टू डायमेंशन वाला फॉर्मूला यूज करके, है ना। तो ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद नीट में एक तरह का क्वेश्चन आया, वो हम कराएंगे आपको, एक सवाल वो भी है, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एबीसी के कोलैटरल ट्रायंगल है, इसके साइड के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, ओ इसका सेंटर है, और कह रहा है कि ओ के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो F3 यानी थर्ड फोर्स इसको माने, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू F1 F2 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो ओ पॉइंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ओ पॉइंट जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, है ना, तो F1 फोर्स के कारण निकालिएगा तो क्या होगा, पहले तो ये कोलैटरल ट्रायंगल है, सबसे दूरी सेम होगा यहाँ का, ये आप जान लीजिए, दूरी का टेंशन नहीं लेना, सब सेम होगा। अब सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ जीरो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जीरो है, यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ पहला फोर्स के कारण होगा, दूसरा फोर्स के कारण होगा, और किसके कारण होगा, तीसरा फोर्स के कारण। ये तीनों का वेक्टर सम, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम जीरो करेंगे, स्केलर सम नहीं। तो देखिए पहले पहला फोर्स के कारण टॉर्क निकालते हैं, यानी टॉर्क ड्यू टू फोर्स वन, इसको आप क्या कह दीजिएगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स वन, टॉर्क वन कह देते हैं इसको F1, और इंटू जो दूरी, कितना दूरी है भाई, परपेंडिकुलर दूरी, ये वाला फोर्स वाले लाइन से इस पे कहीं ना कहीं एक लाइन होगा जो परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, है ना, यही ना परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो है परपेंडिकुलर ओ के अबाउट, यही लाइन परपेंडिकुलर है फोर्स पे, है ना, ये फोर्स को बढ़ाए हुए हैं पूरा, इस पे ये परपेंडिकुलर है, यही आर कहलाएगा, इसको हम क्या कह दिए, आर। ये सब के लिए सेम होगा, वो इसके लिए भी सेम होगा, मतलब भले हम बड़ा दिख रहा होगा, फोटो बनाया गया है गलत इसीलिए। अब देखिए अब यहाँ से भी आप इस पे परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ये वाला, ये सब सेम है, ये सब मैग्नीट्यूड सेम है ना, फोटो बनाने के कारण थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब इसका डायरेक्शन देखिए, तो देखिए राइट हैंड के पाम को आप किधर के तरफ किएगा, आर के तरफ, आर वेक्टर इधर के तरफ होगा, आर के तरफ, और मोड़ेंगे किधर, एफ के तरफ। राइट हैंड के पाम को आर के तरफ और मोड़ेंगे किधर, एफ के तरफ। इस समय मेरा थंब किधर है, बाहर। तो पहला फोर्स के कारण टॉर्क होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा भाई, दूसरा फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा, तो दूसरा फोर्स आपका F2 है, तो सीधे आप, बड़ा आसान है, F2 इंटू आर कर दीजिए, ये सब सेम है, F1 के जगह F2, दूरी तो वही है परपेंडिकुलर दूरी। हाँ डायरेक्शन देखना होगा हमको, ये आर है आपका, राइट हैंड के पाम को आर के तरफ रखे, और F किधर है आपका, जानते हैं ना, ये आपका जो फोर्स है, ये सॉरी ये वाला F3 है, इसके कारण हम निकालेंगे, अभी हम F2 के कारण निकाल रहे हैं। ये वाला फोर्स F3 है, ये F2 है, तो देखिए R तो R हो गया, और F2 लिख दिए। अब डायरेक्शन देखिए, राइट हैंड के पाम को किधर के तरफ रखे, R के तरफ, राइट हैंड के पाम को हम किधर के तरफ कहेंगे, R के तरफ, और F के तरफ मोड़ेंगे, तो F तो उधर ना है, F2, तो हम लोग ऐसे रखेंगे, राइट हैंड के पाम को R के तरफ रखे, और F2 के तरफ इसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे। देख लीजिए, राइट हैंड के पाम को R के तरफ रखे और दूसरे वेक्टर के तरफ मोड़े, तो थंब हमारा किधर है, बाहर, क्योंकि F2 इधर लग रहा है, तो थंब हमारा बाहर है, तो क्या हो गया, ये डॉट हो गया। अब F3 के कारण, ये आपका ये F3 है, ये वाला है ना, उस समय उसी के कारण निकाल रहे थे, वो F3 है ना,
तो F3 और इंटू R तो वही होगा ना। अब देखिए डॉट होगा कि क्रॉस होगा, डॉट होगा कि क्या होगा, क्रॉस। तो डॉट होगा कि क्रॉस देखते हैं। R इधर के तरफ है और F ऊपर नहीं नीचे है, तो ऐसे रखेंगे R और क्रॉस F, यानी राइट हैंड के पाम को फर्स्ट वेक्टर ही R के तरफ रखे और किधर मोड़े, F के तरफ नीचे। तो थंब हमारा किधर है, अंदर, मतलब क्या, क्रॉस। अब ये तीनों को जोड़ के 0 कर देना। तो तीनों को जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर सम है ना, तो ये दोनों को प्लस ले लेते हैं और इसको माइनस ले लेते हैं। तो देखिए इसीलिए आप लिखिएगा F1R प्लस F2R और माइनस F3R। आप कहिएगा ऐसा क्यों, सॉल्व कर दिए, डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस मान लिए, बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। तो F1R और प्लस F2R इज इक्वल टू क्या हो गया F3R। आप कर सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे। तो R R R आपका कट गया, तो F3 बराबर क्या हो गया F1 प्लस F2। ये आप कर सकते हैं, यही आंसर है इसका, F1 और F2 का वेक्टर सम। अगर आप इसको नहीं भी सॉल्व करते हैं तो खाली वेक्टर फॉर्म में ही रखते जाइए ना, कोई टेंशन नहीं है। F1 वेक्टर R सब वेक्टर फॉर्म में ही रखिए, आप प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उधर जाएगा। तो 0 है तो आंसर इतना ही आएगा। तो क्या होगा F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। इसके अबाउट टॉप 0 था। ये क्वेश्चन IPMT में पूछा गया। तो इस तरह का क्वेश्चन ही आपको मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम ये कोशिश किए कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सब पे चर्चा होगा विशेष रूप से। ठीक है, थैंक यू।